हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में जो हमारा 7 चैप्टर चल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण एवं गुण, इसमें जो टॉपिक पढ़ना है हमको H2SO4। कल हमने सल्फर के ऑक्सो एसिड देखे थे। उन ऑक्सो एसिड में जो सबसे मुख्य ऑक्सो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है, H2SO4। तो इसके लिए मैंने पहले ये डायग्राम बना दिया है जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारी क्लास कंटिन्यू चले। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला तथा उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। ये प्रयोगशाला व उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला यौगिक है या एसिड है। इस कारण से ये सर्वाधिक काम आता है। इसी कारण से हम इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, इसे रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। और जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 को, क्योंकि प्रबल एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सांद्र H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या उसका विकास पता करना है तो ये देखा जाता है कि उस देश में H2SO4 का कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वो यूज में आ रहा है। H2SO4 को जितना ज्यादा हम यूज में लेंगे और जितना ज्यादा उसका उत्पादन करेंगे, हमारी जो औद्योगिक प्रगति है वो उतनी ही अधिक मानी जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ है जो उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4। अब हमको इसके निर्माण की विधियां पढ़नी है। एक बार ये चीजें याद रखना भाई, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है। इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। और एक चीज आपको मैं याद दिला दूं, नाइट्रिक अम्ल जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने अम्ल राज बताया था। अम्ल राज अलग चीज है और अम्लों का राजा अलग है, ठीक है ना। अम्ल राज तो क्या होता है, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा बना मिश्रण, वो अम्ल राज है। यहां पर ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना। अम्ल राज किसको कहते हैं, 3 भाग तो सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3, ये इनका मिश्रण वो कहलाएगा क्या, अम्ल राज। और ये है अम्लों का राजा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है उद्योगों में, औद्योगिक रूप से ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको हम अम्लों का राजा कहते हैं। अब देखो इसके निर्माण की विधियां। हाँ भाई, ये नीचे से मैं डाल रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी मुझे अभी जरूरत है। यहां से साफ कर रहा हूं मैं ये नीचे का। आज अपन को थोड़ी देर इसी से काम चलाना पड़ेगा। H2SO4 के निर्माण की विधियां, ये H2SO4 के निर्माण की विधि का ही डायग्राम है। और इस विधि को अपन बोलते हैं संपर्क कक्ष विधि या संस्पर्श प्रक्रम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये विधि कहलाती है संपर्क विधि,
संपर्क विधि, संपर्क कक्ष विधि भी बोल देते हैं, संपर्क विधि भी बोल देते हैं, कांटेक्ट चैम्बर मेथड भी बोलते हैं और कांटेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। निर्माण की विधियों में यही सबसे मुख्य विधि है, H2SO4 के निर्माण की विधि। जो मुख्य औद्योगिक रूप से जो H2SO4 बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? संपर्क कक्ष विधि से। दोनों नाम है इसके, संपर्क विधि भी लिखा मिल सकता है, संपर्क कक्ष विधि भी लिखा मिल सकता है, कोई वो नहीं है इसमें। कांटेक्ट मेथड, इस विधि के द्वारा हम H2SO4 का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस विधि को 3 चरणों में बांटा गया है। यहाँ पर 3 स्टेप में, 3 चरणों में निर्माण होता है इसका। 3 चरणों में कौन कौन से में? सबसे पहले तो हम SO2 का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? SO2 का निर्माण। तो प्रथम चरण है जो SO2 का निर्माण। SO2 का निर्माण कैसे किया जाता है? या तो सल्फर की क्रिया, सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जैसे कि इसमें दिखा रहा है। देखो भाई, इस चैम्बर में यहां पर अपन क्या करते हैं? इधर से तो वायु प्रवाहित करते हैं, ये सल्फर रखी हुई है, तो वायु है जो सल्फर से क्रिया करके क्या बना लेती है? SO2 बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक तो यही मेथड हो गया सिंपल सा आपका, एसिड प्लस O2 क्या बनेगा? SO2। तो इसको बैलेंस करना है, 8SO2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8O2, ये बन जाएगा। तो ये SO2 गैस बन गई। या फिर यहां पर अपन और क्या है कर सकते हैं? दूसरी विधि क्या है? मैंने बताया था कि अगर आयरन पायराइटिस को वायु की उपस्थिति में भर्जन कराया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन कराकर, दूसरी विधि मैं पहले बता चुका हूं, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन कराते हैं तो SO2 गैस मुक्त होती है। जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि कॉपर पायराइटिस या आयरन पायराइटिस का हम भर्जन करते हैं तो SO2 गैस सह उत्पाद के रूप में प्रयुक्त होती है। तो दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका आयरन पायराइटिस है FeS2, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं। FeS2 को उच्च ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो यहां पर आपको Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। ठीक है ना? 4 दूनी 8, 8 SO2 और Fe2 लग जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, तो यहां जाएगा 11। तो ये तो प्रथम चरण हो गया। समझो बात को, प्रथम चरण में इस चैम्बर में क्या काम कराया जा रहा है? इसमें हम SO2 का उत्पादन करते हैं। SO2 का उत्पादन करते हैं। SO2 दो विधियों द्वारा हम बना सकते हैं, एक तो सल्फर को वायु के साथ जलाकर, या दूसरा आयरन पायराइटिस का भर्जन करके, आयरन पायराइटिस का भर्जन करके। अब इसका आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में हम क्या कार्य करते हैं? जो ये SO2 बनी है, इस SO2 का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराते हैं और इससे SO3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? SO3। SO2 से SO3, SO2 का SO3 में परिवर्तन, SO2 का क्या करते हैं? SO3 में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है? जो आपकी SO2 गैस है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक लेते हैं। यहां पर जो दाब है वो 2 बार रखा जाता है, 2 बार, और 750 केल्विन के लगभग या 720 केल्विन के लगभग ताप रखा जाता है, 720 केल्विन। ये इसकी उपयुक्त परिस्थितियां हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं? अपन SO3 गैस में बदल जाती है। यहां इसको संतुलित कीजिए, 2SO2, ये 2SO3, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है अपन को। ये जो क्रिया होती है ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक में होती है, इस वाले चैम्बर में।
यहां से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आती है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा हुआ है उत्प्रेरक, तो इस उत्प्रेरक की सहायता से ताप मेंटेन कर लेते हैं 720 केल्विन और 2 बार दाब रखा जाता है, तो ये SO3 गैस में बदल जाती है। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया दूसरा चरण। इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी होती है, ये जो अभिक्रिया है वो क्या है ऊष्माक्षेपी है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये कैसी है उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी व उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसके लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है डेल्टा H बराबर -196.6 किलो जूल प्रति मोल होती है, 196.6 किलो जूल प्रति मोल। तो अर्थात इस अभिक्रिया में एक तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, दूसरा अगर इसके लिए हमें ज्यादा सल्फर ट्राई ऑक्साइड का उत्पादन करना है तो क्या उपयुक्त परिस्थितियां होंगी कि दाब तो अधिक रखा जाएगा। दाब अधिक क्यों रखा जाएगा, यहां पर तो देखो उत्पाद के 2 मोल है 2SO3 और यहां पर क्रिया कारकों के 3 मोल है, 2 मोल तो SO2 के और 1 मोल O2 का। तो गैसीय मोल, गैसों के जो मोल है क्रिया कारकों के अधिक है, उत्पाद के क्या है कम। और हमें दाब का प्रभाव 11वीं क्लास में ला शातेलिय नियम पढ़ाया था, उसमें मैंने दाब के प्रभाव में बताया था कि अगर दाब बढ़ाया जाता है तो साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिधर की ओर आयतन कम होता है। तो इधर 2 ही मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो ये इधर की ओर चलेगी अगर अभिक्रिया में ज्यादा चलेगी ये अभिक्रिया। इस कारण से हम यहां पर दाब तो रखते हैं 2 बार, 2 वायुमंडलीय दाब या 2 बार, और जो ताप है वो थोड़ा कम रखा जाता है क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ताप को नियंत्रित रखा जाता है 720 केल्विन पर। ये इसका क्या हो गया दूसरा स्टेप हो गया। यहां तक ये दूसरा स्टेप ही है। यहां पर जो SO2 उत्पन्न हुई है वो अशुद्ध SO2 है, उसको पहले अपन क्या धूल अवक्षेपक कक्ष में से गुजारते हैं जिससे धूल मिट्टी ये अवशोषित कर लेता है। SO2 और O2 यहाँ आती है तो इस पर पानी डाला जाता है, पानी डालते हैं तो पानी में जो घुलनशील अशुद्धियां रहती है वो पानी में घुलकर यहाँ से बाहर निकल जाती है अशुद्धियां। फिर इसको सांद्र H2SO4 से का यहाँ से छिड़काव हो रहा है, इसको बोलते हैं शुष्कन मीनार। इसको ड्राई किया जाता है क्योंकि पानी में से निकल के आई है तो वो क्या हो गई है आर्द्र हो गई है, SO2 क्या हो गई है आर्द्र, तो इसको यहाँ से गुजारा जाता है। यहाँ जब सांद्र H2SO4 की छिड़काव फुहार डाल दी तो उसमें क्या होगा इसकी जो नमी रहेगी उस नमी को ये अवशोषित कर लेता है सांद्र H2SO4, तो अपन को शुष्क SO2 और O2 गैस मिल जाती है। आई चीज समझ में, यहाँ पर शुष्क मिल गई। उसके बाद इसमें क्या है अगर आर्सेनिक की अशुद्धियां मिल जाती है सांद्र H2SO4 से जब क्रिया होती है तो उन आर्सेनिक की अशुद्धियों को हटाने के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त आर्सेनिक शोधक में से गुजारा जाता है। यहां से जब गुजार लेते हैं उसके बाद ये शुद्ध हो जाती है तो इसको परीक्षण बॉक्स में से गुजारते हैं। परीक्षण बॉक्स में ये चेक किया जाता है कि SO2 और O2 गैस है जो प्योर है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, उसके लिए इन पर प्रकाश डाला जाता है। अगर प्रकाश का पथ नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब गैसें हैं जो पूरी शुद्ध है, और अगर प्रकाश का पथ दिखाई देता है क्योंकि आपने कोलाइडी प्रभाव पढ़ा है, कोलाइडी प्रभाव में पढ़ा है कि प्रकाश धूल के कणों पर पड़ता है तो उसका पथ दिखाई देता है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो अगर इसमें धूल मिट्टी है इस गैस के साथ तो यहां पर प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई देगा, जिसके कारण इसमें धूल मिट्टी के कारण प्रकाश का पथ दिखाई देगा, जिसके कारण कोलाइडी प्रभाव प्रेक्षित होगा और उससे हमें पता लग जाएगा कि अभी इसमें क्या है अशुद्धि है। तो जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाता, प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता, प्रकाश का पथ दिखाई देना बंद नहीं हो जाता, तब तक हम इसको वापस इसी में से गुजारते हैं, इसी प्रोसेस से, और उसके बाद इसको इस उत्प्रेरकीय परिवर्तक चैम्बर में डाल दिया जाता है। इसी को अपन संपर्क कक्ष बोलते हैं। मेनली यही है संपर्क कक्ष आपका, ठीक है ना। यहां पर SO2 O2 से क्रिया करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, और किस में बदल जाता है SO3 में बदल जाता है। यहां पर ताप नियंत्रित रखा जाता है 720 केल्विन और दाब 2 बार। अब देखो ये SO3 गैस बन गई, SO3 गैस यहां पर आती है,
यहाँ कांच की एक क्वार्टज का चैम्बर है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड को डाल रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को। तो अब देखो तीसरे चैम्बर में क्या क्रिया होगी, उससे पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे अपन तीसरे उसमें चले चरण में। एग्जाम में ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आएंगे नहीं, या तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा कि भाई SO3 के उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बताइए, तो क्या होगी, दाब तो उच्च दाब और निम्न ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये तो निम्न ताप व उच्च दाब ये रखे जाते हैं, निम्न ताप व उच्च दाब। इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर तीसरा चरण बताऊंगा क्योंकि ये 3 चरणों में 2 चरण अपने कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा चरण बताता हूं। ये मैं डाल दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तीसरा चरण आता है H2SO4 का निर्माण। H2SO4 का निर्माण, H2SO4 का निर्माण कैसे करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी है इसको यहां डाला जाता है, इसके ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है जो इसको अवशोषित कर लेता है और किस में बदल जाता है, देखो H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, ओलियम बोलते हैं, या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, कल ही बताया था पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से H2O का अणु निकल जाता है, ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। ये ओलियम प्राप्त कर लिया जाता है और ओलियम में जब भी हमको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, जिस सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए उसी के अनुसार जल मिलाकर H2S2O7 में H2O मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है। ये आपका क्या आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है ये 96 से 98% शुद्ध होता है, 98% सांद्रता का, 98% सांद्रता का H2SO4 मिलता है इस विधि द्वारा। तो ये आपकी संपर्क कक्ष विधि समाप्त हो गई। एक तो ये डायग्राम मोस्ट है इसका, दूसरा जो मैंने बीच में SO3 निर्माण के लिए कंडीशन बताई थी वो मोस्ट है। दोबारा से समझ लीजिए, डायग्राम के द्वारा समझ लीजिए आप क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इस चैम्बर में, इसको अपन सल्फर बर्नर भी बोलते हैं, इस चैम्बर को क्या बोलते हैं, सल्फर बर्नर। सल्फर जलती है ना, इसमें सल्फर रखी हुई है, वायु प्रवाहित करते हैं तो SO2 गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस आती है। SO2 और O2 का मिश्रण जो रहता है अशुद्ध रहता है, उसमें धूल मिट्टी रहती है, उसको पहले धूल अवक्षेपक कक्ष से गुजारा जाता है, डस्ट प्रूफ किया जाता है, डस्ट हट जाती है तो यहाँ इस चैम्बर से गुजारते हैं। ये शीतलक का भी कार्य करता है, ऊपर से पानी की फुहार प्रवाहित की जाती है, पानी की फुहार में ये ठंडी हो जाती है गैसें, और जो इनके साथ घुलनशील, पानी में घुलनशील अशुद्धियां आती हैं वो अशुद्धियां ये नीचे से निकल जाती हैं यहाँ से, ठीक है ना, घुलनशील अशुद्धियां इधर से निकलती है। फिर ये SO2 और O2 इस चैम्बर में आती है, यहाँ पर सांद्र H2SO4 डालते हैं तो जो नमी रहती है वो सारी नमी खत्म हो जाती है, इसलिए इसको अपन शुष्कन मीनार बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है, देखो शीतलक में ठंडा किया और अशुद्धियां निकल गई, घुलित अशुद्धियां, शुष्कन मीनार में उसको शुष्क कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, नमी को हटा रहे हैं। जब नमी को हटाते हैं तो ये शुष्क SO2 और O2 प्राप्त हो जाती है। इनको फिर आर्सेनिक शोधक कक्ष से गुजारा जाता है जहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है जिससे आर्सेनिक यहां से हट जाता है, और फिर इसको परीक्षण बॉक्स से गुजारते हैं। वहां पर अपन टिंडल प्रभाव या कोलाइडी जो प्रभाव था, टिंडल प्रभाव के द्वारा इसको चेक करते हैं कि इसमें धूल मिट्टी के कण तो नहीं है,
प्रकाश डाला जाता है। अगर प्रकाश का पथ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी जो SO2 गैस है और O2 है वो पूरी शुद्ध है, प्योर है। फिर उसको इस कक्ष में, संपर्क कक्ष में डाला जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। इस कक्ष में दाब उच्च रखा जाता है, ताप कम रखा जाता है। 2 बार दाब और 720 केल्विन ताप रखा जाता है। यहां पर SO3 गैस बन जाती है। इस SO3 गैस को सांद्र H2SO4 के द्वारा अवशोषित कराया जाता है तो ओलियम प्राप्त होता है, जब पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में फिर जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हम इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त करना है तो H2O मिलाकर इच्छित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपकी एक अति महत्वपूर्ण विधि हो गई। इस विधि का नाम क्या है? संपर्क कक्ष विधि या संपर्क विधि। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं। हाँ भाई, मैं डाल दूं ये डायग्राम में डाल दूं मैं? ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना, कितने चैम्बर है, क्या है। सबसे पहले सल्फर बर्नर है, उसके बाद धूल अवक्षेपक, फिर शीतलक, शुष्क मीनार, आर्सेनिक शोधक, परीक्षण बॉक्स, फिर संपर्क कक्ष और लास्ट में अवशोषण मीनार। ये डायग्राम में से इसको एकदम साफ से बनाना, डायग्राम को साफ बनाना, साफ साफ। अब मैं आगे चलता हूं। हाँ भाई, इसके बाद आपका आता है दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी विधि है एक और, ये पुरानी विधि है। देखो आजकल जो उत्पादन किया जा रहा है वो संपर्क कक्ष विधि से किया जा रहा है, पर पहले के टाइम पर एक और विधि चलती थी जिसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं। शीशा कक्ष विधि। हम लोगों ने पढ़ी है ये विधि, हमारे टाइम पे बुक्स में थी। लेड चैम्बर मेथड इसको बोलते हैं, लेड चैम्बर मेथड। इसमें क्या है, शीशे की जो परखनलियां होती हैं उनमें क्रिया कराई जाती है। क्या क्रिया कराते हैं? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, देखो SO2 का उत्पादन तो आपको पता ही है, सल्फर को जलाकर या सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करके करते हैं। SO2 गैस की क्रिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कराई जाती है, NO2 से। यहां इसकी क्रिया कराते हैं तो आप देखिए क्या बनता है, SO3 और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N है। अब इस SO3 की क्रिया हम क्या करते हैं, जल से कराते हैं। जल से कराते हैं तो H2SO4 मिल जाता है, और ये जो NO बना है, NO भी ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस से NO2 में बदल जाता है। NO भी ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस से किस में बदल जाता है? NO2 में बदल जाता है। फिर ये NO2 वापस से काम आ जाता है इसी पहले। तो ये भी 3 चरणों में होती है। लेकिन इस विधि में कमी क्या थी कि इससे अपन को 80% सांद्रता का ही H2SO4 मिलता था। H2SO4 उससे अधिक सांद्रता का नहीं मिलता था। दूसरी चीज ये NO2 है जो वाटर के साथ क्रिया करके HNO3 और उसमें बदल जाता था HNO2 में, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में। तो इस वजह से इससे ज्यादा उपलब्धता नहीं थी इसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा प्राप्त नहीं होता था। इस कारण से अब ये विधि बंद हो चुकी है। तो ये आपकी क्या है, सीसा कक्ष विधि। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतना ही है इसके बारे में। हाँ भाई, अब देखते हैं अपन इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण देखते हैं इसके। ये इसके निर्माण की विधियां होती हैं, भौतिक गुणों पर आते हैं।
H2SO4 के भौतिक गुण। भौतिक गुण सबसे पहला यह है रंगहीन। ये रंगहीन है, संक्षारक है, मतलब जलाने वाला है। संक्षारक का मतलब जानते हो ना, हाथ पे पड़ जाए तो हाथ जल जाएगा, किसी भी चीज पे डालते तो तेजी से क्रिया करता है। संक्षारक व तेल जैसा, तेल जैसा गाढ़ा द्रव है। तो पहले तो इसकी यही प्रॉपर्टी होगी। दूसरी चीज, ये इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.83 ग्राम पर ml है। इसका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.83, ज्यादा से ज्यादा 1.83 ग्राम प्रति ml है, मिलीलीटर। ये इसका दूसरा गुण हो गया, भौतिक गुण। तीसरी चीज, ये 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर रंगहीन क्रिस्टल देता है। ये 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर रंगहीन क्रिस्टल देता है, रंगहीन क्रिस्टल देता है। चौथी चीज, H2SO4 जो नम वायु में धुआं देता है, और ये वायु में उपस्थित वाष्प को आर्द्रता ग्राही होने के कारण शोषित कर लेता है। नमी को अवशोषित कर लेता है आर्द्रता को। ये वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर धुआं देता है, धुआं देता है। आर्द्रता ग्राही, अर्थात ये कैसा है, आर्द्रता ग्राही है, आर्द्रता को अवशोषित करने वाला है। और इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। H2SO4 के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसी के कारण इसके जो शांतता व क्वथनांक दोनों चीज क्या है, उच्च है। H2SO4 के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य अंतराणविक, अंतराणविक, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, पाया जाता है। इस कारण इसकी शांतता व क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। देखो, हाइड्रोजन बंध है जो कैसे बनता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके यहां पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये OH, ये OH। अब देखिए दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां OH, यहां OH। तो यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यहां पर तो नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इससे आकर्षित होगा, ऐसे ही यहां पर। तो ये देखो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं दो अणुओं के बीच, ऐसे ही ये वाली हाइड्रोजन अगली ऑक्सीजन से बनाएगी।
तो H2SO4 के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी कारण से इसकी श्यानता व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और चीज बताऊंगा मैं। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे। H2SO4 को जल में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम मतलब जल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं या पानी मिलाया जाता है तो उसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। कई बार इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि जो हमारा पात्र रहता है, परखनली रहती है, वो उस हीट के कारण, उस ऊष्मा के कारण टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अब इस चीज को अपन कैसे सोल्व करते हैं? देखो, दो मेथड है। या तो हम नीचे तो जल ले लें और ऊपर के पात्र में यहां ठोंटी लगा दिए, H2SO4 भर ले। H2SO4 सांद्र। या फिर क्या कर, नीचे तो H2SO4 ले, पात्र में सांद्र H2SO4, और ऊपर जल। भाई H2SO4 का तनुकरण करना है, तो H2SO4 के तनुकरण के लिए कौन सा मेथड सही रहेगा? ये वाला या ये वाला? हाँ भाई, कौन से मेथड से ये सही रहेगा? इसमें हम जो पहला मेथड है, ये मेथड हमारे लिए राइट रहेगा, सही रहेगा, और ये मेथड क्या है? गलत है। ये सही क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर देखिए जल की बहुत अधिक मात्रा है, ऊपर से हम बूंद बूंद करके इसमें क्या करेंगे? H2SO4 मिलाएंगे, तो जो हीट उत्पन्न होगी, इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहेंगे, तो हीट जो उत्पन्न होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इस जल के द्वारा, तो ये बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर प्रस्वेदन की क्रिया नहीं होगी, ये परखनली में उबाल नहीं आएगा इसमें अपने पात्र में। लेकिन अगर इसमें इस मेथड से हम सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करें, तो देखो आप धीरे धीरे जल को डालोगे और सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे अधिक मात्रा में, जब एसिड अधिक मात्रा में उसमें जल डाला जाएगा तो बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होगी, सारे अणु जल के अणुओं से क्रिया करेंगे, हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, हीट अधिक निकलेगी, तो हमें नुकसान हो सकता है, ये पात्र टूट भी सकता है, हमारे हाथ पर भी डल सकता है। इसलिए हमेशा जब भी अम्लों का तनुकरण किया जाता है तो अम्ल के तनुकरण के समय जल में बूंद बूंद करके अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल के अंदर जल को मिलाया जाए। ठीक है ना? तो ये वाला मेथड सही रहेगा, ये मेथड क्या रहेगा? गलत। तो आज अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की दोनों विधियां देख ली, संपर्क कक्ष विधि और लेड चैम्बर मेथड, और इसके भौतिक गुण भी पढ़ लिए। अगली क्लास में हम इसके रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। इसके जो रासायनिक गुण है, ये अच्छा ऑक्सीकारक भी है, प्रबल अम्ल है, और जल के प्रति इसकी उच्च बंधुता है, तो इसकी स्पेसिफिक जो केमिकल रिएक्शंस है उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय।